डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ, उपन्यास और पॉडकास्ट लेखक द्वारा लिखी गई मौलिक रचनाएं हैं। ये रचनाएं केवल मनोरंजन एवं शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती हैं। इन कहानियों में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, जाति या समुदाय से इनका कोई जानबूझकर संबंध नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी सामग्री से किसी को आपत्ति हो, तो कृपया हमें सूचित करें, आवश्यक सुधार किया जाएगा। इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली ये कहानी, उपन्यास मेरे द्वारा लिखी नहीं गई है। ये रचना इसके मूल लेखक की है। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए चैट सपोर्ट उपलब्ध है। लाउडस्पीकर नए स्टोरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। CH11 कॉन्वर्सेशन। उस मकड़ी को रोता देख वह काला कौवा कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो? वो मकड़ी कहती है, अरे तुम्हें क्या पता, जब कोई लेडी अपने चाहने वाले के लिए घंटों बैठकर मेकअप करती है, और वो व्यक्ति जिसके लिए उसने ये सब किया है, वो एक नजर भी न देखे, तो कितना बुरा लगता है। ये सुनते ही तो टॉमी जमीन पर लोट पोट कर हंसने लगता है। वो कहते हैं, क्या मस्त जोक मारा है तुमने बहन। उसे मजाक उड़ाते देख वो मकड़ी गुस्सा करने लगती है। वो बस कुछ करने ही वाली थी कि तो वो काला कौवा समझाता है, अरे चिंता मत करो, ये टॉमी तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है। तुम हमेशा से अपने इन वेब से कपड़े बनाकर मास्टर को गिफ्ट करके चली जाती हो, कभी सामने से भी उन्हें दे दिया करो। वो एक नजर तो तुम पर देख ही लेंगे, और शायद से तब वो तुम्हें भी हमारी तरह प्यार करने लगे। वो मकड़ी कहती है, मुझे मास्टर के सामने जाने से शर्म आती है। ये सुनकर तो अब कौवा अपना सिर हिलाने लगता है। वो सोचता है ये बीस्ट ही है कि कोई इंसान जो हमारे बीच मकड़ी का भेष बनाकर रह रही है, भला इसके अंदर इतनी ज्यादा इंसानी भाव क्यों है? इसका तो अब कुछ भी नहीं हो सकता अगर ये ऐसे ही रहेगी। वो कहता है, तुम मास्टर से ऐसे शर्माओगी तो भला उनसे मिलोगी कैसे? और एक बात, मुझे तो ऐसा लगता है कि मास्टर जरूर तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। उन्हें तो पता ही होगा कि तुम भी यहाँ पर रहती हो। वो मकड़ी अब एकदम चुप हो जाती है और फिर एकाएक कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। मुझे हमेशा मास्टर के टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी टॉमी थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मास्टर बहुत ही दयालु है। मैं 3 साल पहले उन्हें जंगल में मिला था। उस समय मैं बहुत ही घायल था, मैं तो चल भी नहीं पा रहा था। तब उन्होंने मेरा ध्यान रखा यहाँ लाकर। मैंने उस समय उन्हें काफी चोट पहुंचाई थी, लेकिन तब भी उन्होंने मेरा ध्यान रखा। कोई और होता तो वो मुझे उसी वक्त खत्म करके मुझे बाजार में बेच देता। मार्केट में कई बीस्ट को बेचा भी जाता है, उन्हें जिंदा या फिर मारकर, क्योंकि उनसे कई प्रकार के कल्टीवेशन में उपयोगी चीज बनाई जाती हैं, जैसे कई मेडिसिन्स और हथियार। तभी काला कौवा भी कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे वो दिन याद है। वो दिन मेरे लिए सबसे खराब और सबसे अच्छा दिन दोनों ही था। उस दिन मुझे मेरे ही जाति वालों ने पावर न होने के कारण जाति से निकाल दिया था, और मेरे माता पिता ने मुझे एक बार भी पीछे मुड़कर देखा नहीं। और रास्ते में तो मुझे मेरी ही जाति वालों ने हमला करके मारना चाहा। मैं बड़े ही मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाते भाग पाया। मैं यहाँ के जंगलों के पास आ गया था। मैं बस उड़े ही जा रहा था, उड़े ही जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं काफी घायल और भूखा प्यासा था, और ऊपर से कमजोर भी था, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं नीचे गिरने लगा। और तब तुमने मुझे अपने मुंह में भरकर मास्टर के पास ले गए। टॉमी उसे देखकर हंसते हुए दांत दिखाने लगता है। मैंने तो अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, भला मैं जीकर करता भी क्या? मेरे पास ना ही ताकत थी और ना ही कोई जीने की वजह, इसलिए मैंने हार मान ली थी और तुमसे बचाव करने की कोशिश नहीं की। तुम तो मुझे खाने वाले थे, लेकिन मास्टर तो दया के सागर है, उनसे मेरी हालत देखी नहीं गई। मैं छोटा था, उन्होंने मेरा इलाज किया। वो दिन खराब था क्योंकि उस दिन मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, और अच्छा इसलिए था उस दिन मैं मास्टर से मिला। जिस परिवार ने मुझ जैसे कमजोर को निकाल दिया था, मास्टर ने उसे अपनाया, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, परिवार माना। और आज देखो मैं इतना पावरफुल हूँ कि मेरी जाति के लीडर भी मेरे आगे टिक नहीं सकते। वो मेरा एक अटैक भी झेल नहीं सकते। ये सब सिर्फ और सिर्फ मास्टर की वजह से हो पाया है। ये बताते हुए उस काले कौवे की आंखें भर आई थी। टॉमी जो उसका मजाक उड़ाता था, उसे भी लग रहा था, काले कौवे ने बहुत कुछ झेला है। टॉमी और काला कौवा मकड़ी को देखने लगते हैं, तो मकड़ी कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कुछ मेरे चेहरे पर लगा है? तो टॉमी कहता है, अरे जरा अपने भी बारे में बताओ कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ है।
वो मकड़ी अब बताती है कि मैं एंशिएंट स्पाइडर क्लैन की छोटी राजकुमारी हूँ। क्लैन मतलब एक विशेष समुदाय के सदस्यों से है। कुछ इंसान और बीस्ट अपना क्लैन बनाकर रहते हैं, जहां सिर्फ उनके ही जाति या वंश वाले रहते हैं और कोई बाहर ब्लडलाइन का नहीं। ये सुनते ही टॉमी और काले कौवे की आंखें बड़ी हो जाती है। उन दोनों के मुंह से निकलता है, क्या तुम राजकुमारी हो? तभी वो सूर्यमंडल पेड़ भी बोल पड़ता है, क्या सच में तुम वहां की राजकुमारी हो? तो यहाँ क्या कर रही हो? कई ऐसे विशेष पेड़ पौधे होते हैं जिनमें एक निश्चित लेवल पर पहुंचने पर चेतना आ जाती है। तो सूर्यमंडल पेड़ के अंदर चेतना थी, तो वो बात कर सकता था और समझ भी सकता था। और यही हाल उस पर लटक रहे अमरबेल लताओं की भी थी। उनमें भी चेतन थी, लेकिन वह इस समय खर्राटे ले रही थी, नहीं तो वह भी इस चर्चा में भाग लेती। वो मकड़ी बताती है, मेरा नाम श्वेता है। मैं बस अपने क्लैन से बाहर निकली थी, दुनिया घूमने के लिए। मैं बाहर कहीं बीस्ट से बैटल करती और उन्हें मारकर खा जाती, या तो फिर उनका पूरा खून ही चूस जाती। और ऐसे ही करते करते मैं यहाँ इस जंगल में पहुंच गई। मेरे पिता ने मना किया था कि किसी भी इंसान का शिकार करने या उनसे लड़ने को, तो मैं बस जंगलों में दूसरे बीस्ट का ही शिकार करती थी। मैं जब यहाँ पहुंची तो मुझे खून की स्मेल आई, जो कि सबसे अलग और मीठी स्मेल लग रही थी। जब मैं उस स्मेल का पीछा करते हुए पहुंची, तो देखा कि मास्टर कुछ काम कर रहे थे और उनके अंगूठे से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इतना बिजी हैं कि उन्हें अपनी चोट का ध्यान ही नहीं था। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैं अपना शरीर छोटा करके उनके पास पहुंच गई और धीरे धीरे उनका खून पीने लगी। ऐसा खून मैंने उससे पहले कभी पिया ही नहीं था। वो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा था, और उसमें एक अलग ही पावर थी जो मेरे नाड़ियों को पूरा बदलकर उसमें पोषण दे रही थी, जिसके वजह से मैं लेवल पार कर गई। उसे पीने की वजह से मेरे अंदर इंसानी भावनाएं प्रबल हो गई और मुझे मास्टर से प्यार हो गया। और जब मुझे प्यार हो गया तो मैं उनका पीछा करके यहाँ चली आई। अब मेरा तो मास्टर को देखे बिना मन ही नहीं लगता है। टॉमी कहता है, तुम राजकुमारी हो तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं ढूंढते होंगे, 2 साल से यही पड़ी हुई हो। श्वेता कहती है, नहीं, परिवार में राजकुमार को ज्यादा अहमियत मिलती है, हम राजकुमारी को नहीं, क्योंकि आगे चलकर पूरे हमारे क्लेन को वही संभालेंगे। और यह सही भी है। वैसे भी मेरे 20 भाई बहन है, तो सोचो किसी एक के जाने से क्या ही फर्क पड़ता है। ओ अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, टॉमी ने कहा। तभी काला कौवा कहता है, अरे दादाजी, आप यहाँ हमसे पहले से थे, तो क्या आप यहाँ हजारों सालों से रहते हैं? सूर्यमंडल पेड़ कहता है, नहीं, मैं यहाँ बहुत पहले से नहीं था। मैं अब क्या ही बताऊं, मैं पहले ऊपर की ऊंची दुनिया में रहता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी पावर घटने लगी, तो फिर मुझे इस दुनिया में आना पड़ा। और जब मैं इस दुनिया में आया, तो मुझे यहाँ की नेचर की देवी ने मास्टर के पास उनकी देख रेख करने के लिए भेज दिया। और यही अमरबेल लता के भी साथ हुआ। वह भी पहले ऊपर की दुनिया में ही रहता था, लेकिन जब उसकी पावर घट गई तो उसे भी इस दुनिया में आना पड़ा। तभी टॉमी के आंखों में एक चमक आ जाती है। वो कहता है, क्या आप नेचर की देवी से मिल चुके हैं? वो कैसी दिखती है? वो जवान है या बूढ़ी? यही सवाल मकड़ी के भी मन में था। दोनों ही अब सूर्यमंडल पेड़ को बड़े ही ध्यान से देखने लगे, इस आशा में कि उन्हें इसका जवाब मिल जाए। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, नेचर की देवी बहुत ही दयालु, सुंदर और अच्छी है। वो खूबसूरत तो इतनी है कि उन्हें देखकर उनका कोई भी दीवाना हो सकता है। उनकी उम्र तो इतनी है जितनी कि इस दुनिया की, मतलब कि करोड़ों अरबों साल, लेकिन फिर भी वो एकदम किसी 25 से 26 साल की लड़की की तरह दिखती है। और वो इतनी पावरफुल है कि शायद ही इसके ऊपर की दुनिया में भी कोई इतना पावरफुल हो। क्या सच में वो पावरफुल के साथ सुंदर भी है? श्वेता ने कहा। तभी काला कौवा कहता है, वैसे दादाजी, आपने बताया कि आपको नेचर की देवी ने मास्टर की देख रेख करने के लिए भेजा है। मुझे एक बात इसमें समझ नहीं आई कि भला नेचर की देवी का मास्टर से क्या लेना देना है जो उन्होंने ऐसा किया। काले कौवे की बातों में दम था। सभी लोग अब इस पर सोचने लगते हैं। सूर्य मंडल पेड़ कहता है, मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि मास्टर का नेचर की देवी से क्या लेना देना है। मैंने ना उनसे पूछा और ना उन्होंने मुझे बताया। तभी टॉमी कहता है, मुझे तो लगता है कि जरूर दोनों में कुछ ना कुछ है। कहीं नेचर की देवी मास्टर को पसंद तो नहीं करती है। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, अरे नहीं, वो बहुत ही उम्र में बड़ी है, तो उनका ऐसा करना मुझे नहीं लगता। टॉमी कहता है, अरे कुछ भी हो सकता है। वैसे भी हमारे मास्टर भी किसी से कम थोड़ी है। वो भी तो बहुत हैंडसम है। हाँ, वो बहुत सिंपल तरीके में रहते हैं,
लेकिन तब भी उनका चार्म कम नहीं होता है, और वो ऊपर से पावरफुल भी तो है। हमारे मास्टर में कोई भी कमी नहीं है। CH12 ब्रॉथल हॉल। टॉमी की बातों में तो वो काला कौवा और श्वेता मकड़ी भी हाँ में हाँ मिलाती है। बात तो सही ही थी, वो भी तो अक्षत से प्यार कर बैठी है, तो शायद नेचर की देवी भी अक्षत से प्यार करती हो। इस पर सूर्यमंडल पेड़ भी सोचने लगता है, फिर कहता है, ये हो तो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि बात कुछ और होगी। तभी काला कौवा फिर से एक सवाल करता है कि आप ऊंची दुनिया से वापस सिर्फ पावर कम होने की वजह से आ गए थे, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, देखो ये तो मुझे नहीं पता कि मेरी पावर वहां कैसे घट रही थी, लेकिन ऊंची दुनिया में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो एक निश्चित लेवल से ऊपर हो, नहीं तो सभी बाहर कर दिए जाते हैं। इसका मतलब मास्टर भी यहाँ ऐसे आए होंगे। मैंने तो कई बार उन्हें किसी पृथ्वी नाम की दुनिया की बातें करता सुना है। टॉमी ने कहा। काला कौवा कहते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उनकी पावर तो हम जैसों से कहीं ऊपर है। सूर्यमंडल पेड़ भी कहता है, हाँ, अब मुझे और अमर बेल लता को ही देख लो, हम दोनों वापस से ऊंची दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं। तो सोचो कि मास्टर की पावर तो हमसे कई गुना है, शायद वो नेचर की देवी के बराबर के होंगे। और मैंने भी उन्हें कई बार पृथ्वी नाम की दुनिया के बारे में कहते सुना है, लेकिन मुझे आज तक ऐसी दुनिया के बारे में पता नहीं है। जरूर वो दुनिया बहुत ही शक्तिशाली लोगों से भरी होगी, तभी तो मास्टर इतने पावरफुल हैं। दूसरी तरफ अक्षत मार्केट आ गया था। उसे देखकर एक दुकानदार कहता है, और अक्षत सर, आज आप क्या लेने और बेचने आए हैं? अक्षत हाथ हिलाते हुए कहता है, कैसे हो आप? आज मैं फिर वही मसाले और मेडिसिन बेचने निकला हूँ। वो दुकानदार कहता है, चलिए अच्छी बात है, अगर मेरे लायक आपके पास कोई सामान हो तो मुझे जरूर बेचिएगा, और अगर कुछ लेना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अक्षत आगे जाते हुए कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। उस दुकानदार के पास एक ग्राहक खड़ा था, जो अक्षत को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था। वो आदमी का हुलिया काफी अजीब था, शरीर से तो काफी हट्टा कट्टा था। उसकी आंखें किसी भेड़िए की तरह खूंखार लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो उसने बहुत लड़ाया एक हो। वो दुकानदार से कहता है, ये कौन है जिसे लगभग यहाँ के सभी दुकानदार नमस्ते वगैरह कर रहे हैं? वो दुकानदार कहता है, तुम नहीं जानते क्या? लगता है तुम यहाँ मार्केट में पहली बार आए हो। वो यहाँ मार्केट में बहुत फेमस हैं, खास करके अपने मेडिसिन और मसाले के लिए। पास का जो वो होटल है ना, जहाँ दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं, वहाँ प्रयोग होने वाली सारे मसाले यही देते हैं, और उनकी मेडिसिन तो इतनी कमाल की है कि कुछ ही घंटे में घाव को ठीक कर देती है। ये सुनकर तो वो ग्राहक थोड़ा हैरान हो जाता है, तभी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो कहता है, तब तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। दुकानदार कुछ सामान सही करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, जाओ मिल लो। वो अभी इतना ही कह पाया था कि उसे हवा का एक झोंका लगता है। वो सामने देखता है तो वो ग्राहक गायब। वो इधर उधर देखता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है। वो दुकानदार बड़बड़ता है, अरे अभी तो ये यही था, कहाँ गायब हो गया? छोड़ो मुझे इससे क्या। अक्षत आगे जा ही रहा था कि कोई लड़की उसके एकदम पास आकर उसका हाथ अपने बाहों में कस लेती है, और बड़े ही सेडेक्टिव आवाज में कहती है, अक्षत सर, आप आ गए। मैं आपका बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी, चलिए न हम दोनों आज साथ में अकेले कमरे में धूम मचाते हैं। ये सुनकर तो अक्षत घबरा जाता है। वो तुरंत ही चौंक कर उससे दूर होते हुए कहता है, माँ, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। इतना कहकर अक्षत अपने दोनों हाथ से अपने आप को ढकने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेचारा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हो, और ये लड़की उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही हो। वो लड़की हंसते हुए कहती है, अरे अक्षत सर, आराम से, मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगी। आप तो कितने भोले हैं, और कितना शर्माते हैं। दुनिया तो हमारे साथ रात बिताना चाहती है, और आप है कि मुझसे दूर भाग रहे हैं। अक्षत सोचता है, अरे मुझे ये सब नहीं करना है, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और करूंगा उसके साथ जिसके साथ मेरी फीलिंग होगी। तभी वो लड़की गंभीर हो जाती है, और कहती है, अक्षत सर, आपको हॉल मास्टर ने बुलाया है। ये सुनकर अक्षत एक लंबी सांस लेता है, और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। वैसे ये लड़की यहाँ की मार्केट में पास ही में एक ब्रोथल हॉल से थी। यहाँ इस दुनिया में ब्रोथल को कोई नीची नजर से नहीं देखता, तभी तो वो हॉल इस मार्केट में अपने दम पर बिना किसी दबाव के चल रही है। यहाँ के ब्रोथल में बहुत सी यंग और खूबसूरत लड़कियां हैं। इनके एक पूरा हॉल ही है, जिसकी एक मास्टर हैं,
जो सबकी लीडर हैं, वही सब कुछ इस ब्रोथल में संभालती है। अक्षत चलते जा रहा था। वो सोचता है ब्रोथल हॉल की मास्टर, उनसे मैं एक बार मिला हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत है, उन्हें सिर्फ देखने के लिए ही ब्रोथल में लाइन लगी रहती है, ऐसी खूबसूरती है उनकी। वो मात्र आधे घंटे के लिए ही दिखाई देती है और फिर वो चली जाती है। मैंने तो उनके बारे में सुना है कि वो पहले एक कल्टीवेटर हुआ करती थी, लेकिन फिर न जाने क्यों वो ऐसे यहाँ ब्रोथल में काम करने लगी। वैसे यहाँ ब्रोथल हॉल में काम करने वाली सभी लड़कियां अपनी मर्जी से काम करती है, उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वैसे यहाँ उन सब के अलावा भी कई लोग इनसे सिर्फ कुछ बातें करने या इनकी डांस या संगीत सुनने भी आते हैं, और यहाँ जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियां वो काम करती हो। मैं यहाँ एक बार मेडिसिन देने गया था, तब मैं उस मास्टर से मिला था। उनकी गहरी नीली आंखें, मैं तो उनमें खो सा गया था। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि वो दोनों ब्रोथल हॉल में पहुंच भी गए थे। अक्षत थोड़ा डर डर का अंदर जा रहा था, क्योंकि चारों ओर लड़कियां ही लड़कियां थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लड़की अक्षत को सीधे उनके में बैठक में ले जा रही थी। ये अंदर का भाग था, यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ सकता था। कोई उसे आंख मार रही थी, तो कोई उसे फ्लाइंग किस दे रही थी, कुछ तो उसे अपने पास बुला भी रही थी, पर अक्षत ने अपने आप पर अच्छे से कंट्रोल करके रखा था। लेकिन तभी एक लड़की उसको पकड़कर अपनी बाहों में भर लेती है और अपने उंगली से उसके गालों पर फिराते हुए कहती है, अरे अक्षत सर, चलिए न मेरे साथ, हम कुछ बातें कर लेते हैं। अक्षत बेचारा उसकी बाहों में लाल पीला हो रहा था, उसके दिमाग के सारे पुर्जे धीरे धीरे हिल रहे थे। वो अब बैठक में आ गया था और जिस लड़की ने अक्षत को बाहों में भर रखा था, वो इस ब्रोथल हॉल की टॉप 3 की ब्यूटी में दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ की 3 ब्रोथल क्वीन मानी जाती है, जिनकी खूबसूरती को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बस कुछ बातें करने के लिए हजारों लाखों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते हैं। इन 3 ब्रोथल क्वीन में नंबर 1 पर यहाँ की मास्टर है, जिसकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए ही 50,000 सोने के सिक्के देने होते हैं, तो उनसे साथ समय बिताने की बात ही छोड़ दीजिए। जबकि अक्षत का तो 1,000 सिक्कों में पूरे महीने का खर्चा निकल जाता है, और वो पृथ्वी का कंजूस होने के कारण उसमें से भी कुछ न कुछ बचा ही लेता है। लेकिन फिर भी लोगों की उनके लिए भीड़ कम नहीं होती है। वो लड़की तो अब अक्षत को किस करने ही वाली थी कि तभी एक आवाज आती है, उन्हें परेशान करना बंद करो। ये सुनते ही वो लड़की अक्षत से दूर हो जाती है। कमरे में ज्यादा लोग नहीं थे। सामने एक लाल ड्रेस में जालीदार नकाब लगाए एक लड़की आती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आसमान से उतरी कोई खूबसूरत परी हो। उसके चारों ओर एक अलग ही आभा थी। उसके चलने का तरीका ही कई लोगों के दिलों को घायल कर सकता था। उसकी आदतें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। और उसकी झील से गहरी नीली आंखें, आय हाय हाय हाय, उसका तो शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। उसमें गहराई तो इतनी थी कि पूरा सेक्ट ही उसमें समा जाए। अक्षत तो उसे देखते ही रह गया। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बाहर जाकर सबको चिल्लाकर कहेगा कि ये सिर्फ मेरी है। अक्षत का पूरा चेहरा ही लाल पड़ा हुआ था। उसे थोड़ा शर्म आ रही थी और वो नर्वस भी था। जो लड़का बेचारा लड़कियों से दूर ही रहा है, वो इतनी सारी लड़कियों में तो नर्वस हो ही जाएगा जब सभी खूबसूरत हो। अक्षत सोचता है, इनकी खूबसूरती का तो क्या ही कहना। पिछली बार मैं सिर्फ एक ही झलक इन्हें देख पाया था, और इस बार इन्हें अच्छे से देख पा रहा हूँ। हालांकि इन्होंने नकाब लगा रखा है, लेकिन फिर भी उनकी खूबसूरती कम नहीं पड़ रही है। मैं उनकी खूबसूरत होठों की कल्पना कर सकता हूँ। तभी अक्षत को होश आता है। वो धीरे से कहता है, अरे अक्षत, ये तू क्या कर रहा है? तू कहाँ खोते जा रहा है? अपने आप को शांत रख, तू यहाँ सिर्फ उनके बुलाने पर किसी काम से आया है। अक्षत अपने दिमाग को बहलाने के लिए सोचने लगता है, खैर जब मैं पिछली बार आया था तो ये सिर्फ मेरा वेलकम करके चली गई थी, और फिर मैंने एक लड़की का इलाज किया था। उसे काफी गहरी चोट आई थी, उस पर किसी डाकू ने हमला कर दिया था। इस बार कौन है जिसका मुझे इलाज करना है? कोई इस कमरे में बीमार तो नहीं लग रहा है? कमरे में काफी शांति थी। सामने अक्षत खड़ा था और उसके सामने ब्रोथल हॉल की मास्टर खड़ी थी, और अगल बगल 2 ब्रोथल क्वीन के अलावा कुछ लड़कियां खड़ी थी, जो सभी बस मास्टर के किसी भी आदेश का इंतजार कर रही थी। तभी वो मास्टर कहती है, आपका यहाँ स्वागत है अक्षत सर। उसकी आवाज में एक मधुरता थी जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। तभी वो मास्टर कहती है, अब सभी यहाँ से जा सकते हैं, अक्षत सर को छोड़कर। ये सुनते ही तो अक्षत का दिमाग दौड़ने लगता है। क्या मैं और हॉल मास्टर अकेले इस कमरे में?
ये क्यों सभी को बाहर भेज रही है, क्या ये मेरे साथ CH13 जीवित जहर। अक्षत के दिमाग में इस कमरे में ब्रोथल हॉल मास्टर के साथ अकेले रहने का सोचकर हजारों ख्याल आ रहे थे। ये ख्याल अच्छे थे या बुरे वो तो सिर्फ अक्षत को ही पता था। अक्षत यहाँ किसी दूसरे इरादे से नहीं आया था, वो बस यहाँ के मास्टर के बुलाने पर आया था। पिछली बार भी यहाँ की हॉल मास्टर ने बुलाया था उसे यहाँ पर उस समय आना तो नहीं चाहता था, क्योंकि ये जगह को बहुत अच्छी जगह तो है नहीं, लेकिन वो एक डॉक्टर भी है, तो उसे किसी को बचाना उसकी ड्यूटी है, इसलिए ही वो यहाँ ब्रोथल में चला आया था। वो सभी लड़कियां मास्टर के सामने सिर झुकाकर बाहर जाने लगती है। दूसरे नंबर की ब्रोथल हॉल की क्वीन, जिसने कि अक्षत को अपने बाहों में भर लिया था, वो अक्षत को आंख मारकर थम्स अप करके मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि वो अक्षत को इसके लिए चीयर कर रही हो। अक्षत तो तुरंत ही शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। अब कमरे में सिर्फ अक्षत और वो ब्रोथल हॉल मास्टर ही बचे हुए थे। तभी मास्टर अपने हाथ में लिया कोई टोकन तोड़ देती है, जिससे कि पूरे कमरे का फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है। दरअसल ये टोकन फॉर्मेशन की चाबी है, जिसके टूटते ही फॉर्मेशन एक्टिव हो जाती है। इस फॉर्मेशन की खासियत ये थी कि यह अंदर की किसी भी आवाज और एनर्जी को बाहर नहीं जाने देती है। बाहर जो लड़कियां दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी, उनका ऐसा करना अब बेकार हो गया था। अक्षत तो वो फॉर्मेशन टोकन को तोड़ते ही समझ गया था कि ये कौन सी फॉर्मेशन है। ऐसे ही उसने फॉर्मेशन में मास्टरी नहीं कर रखी थी। वो समझ गया था कि यह एनर्जी और साउंड सीलिंग फॉर्मेशन है, जो यहाँ की आवाज और एनर्जी न ही बाहर जाने देगी और न ही अंदर आने देगी। अब तो उसका गाल धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था जो कि इस समय सभी लड़कों के दिमाग में चल सकता था। वो सोचता है इसने आवाज को बाहर जाने से रोकने वाला फॉर्मेशन लगाया, ताकि कोई आवाज बाहर ना जा सके। इसी के साथ अक्षत के दिमाग में कुछ इमेज बनने लगते हैं। कमरे में अब बिल्कुल शांति थी। अक्षत को कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसकी दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। वो ऐसे किसी लड़की के साथ अकेले पहली बार था। तभी मास्टर अपना नकाब हटाती है। उसे देखकर तो अक्षत का दिल तो जैसे बाहर ही आ गया था। वो अब हॉल मास्टर को बड़ी ही ध्यान से एकटक देखे जा रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके आगे खूबसूरती भी शर्मा जाए। अक्षत सोचता है मुझे तो अब समझ आ रहा है कि लोग इन्हें देखने के लिए 50,000 सोने के सिक्के देने को क्यों तैयार रहते हैं। ऐसी बला की खूबसूरत लड़की के लिए तो 1,00,000 सोने के सिक्के भी कम है। लेकिन मैं यहाँ बिना किसी पैसे दिए ही इनकी खूबसूरती देख पा रहा हूँ, मैं तो लकी हूँ। तभी एक मधुर आवाज आती है, अक्षत सर आपका देखना हो गया हो तो हम बात कर ले। अक्षत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। वो तो जैसे भूल ही गया था कि वो कहाँ खड़ा है और किसे देख रहा है। वो कहते हैं, हाँ बताइए क्या बात है। अक्षत बहुत नर्वस था, उसके पैर हल्के हल्के कांप रहे थे। वो ये भी सोच रहा था कि अगर मास्टर उसे कुछ भी करने को कहेगी तो वो मान जाएगा, क्योंकि ऐसी खूबसूरत हॉल मास्टर शायद ही कभी उसे मिले। तभी वो मास्टर वहां लगे बेड पर बैठ जाती है और अपने ऊपर के कपड़े उतार देती है। उसके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था, अक्षत की तरफ वो सिर्फ पीठ करके बैठी थी। अक्षत तुरंत ही अपना चेहरे पर हाथ रख लेता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है, मैं अभी तैयार नहीं हूं ये सब करने के लिए। मास्टर की आवाज आती है, एक बार आप इस तरफ देखिए तो सही, आपको ये करना ही होगा। अक्षत उस तरफ मुड़कर अपने हाथों के उंगलियों के बीच से देखता है कि एक लड़की सामने बैठकर उसकी तरफ अपना पूरा पीठ खोले हुए बैठी है। उसके बाल उसके पीठ के एक बड़े भाग को ढक रहे थे। अक्षत तो ये देखते ही रह जाता है। उसका दिमाग उसे ये देखने से मना कर रहा था, वह उसे लॉजिकल बनने को कह रहा था और कह रहा था लड़कियां मुसीबत लाती हैं, तुम्हें दूर रहना चाहिए और कुछ भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन उसकी दिल और आंखें तो दिमाग की बातों को ऐसे इग्नोर कर रही थी, जैसे हाथी कुत्ते के भौंकने को इग्नोर कर देता है। उसकी नजर तो उस ब्रोथल हॉल की मास्टर के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। ये तो होना ही था, आखिर वो है तो लड़का ही, तो वो अपने आप को कब तक रोक सकता है। तभी मास्टर फिर से कहती है, प्लीज आप मना मत कीजिएगा, मुझे बस अब आपसे ही उम्मीद है। क्या सिर्फ मुझसे ही उम्मीद है? अक्षत के मुंह से निकलता है। अब उसके दिमाग में ठरकी ठरकी चीजें चल रही थी। हालांकि अक्षत है तो बहुत सीधा और थोड़ा कठोर, लेकिन वो अब यहाँ पिघल रहा था। वो अब अपने नीचे देखता है तो उसकी ठरकपन साफ साफ मालूम पड़ रही थी। अक्षत अब धीरे धीरे हॉल मास्टर के पास जा रहा था। तभी मास्टर अपने बालों को आगे कर लेती है, जिससे कि उसका पूरा पीठ दिखाई दे रहा था।
अक्षत का तो चेहरा ही पूरा लाल हो जाता है। उसे अब कमरे में गर्मी लगने लगती है, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके पीठ पर बनी बैगनी रंग के सिक्के के साइज के बने निशान पर जाता है। वो उसे देखकर तुरंत ही पहचान जाता है। वो बड़बड़ाता है, ये तो जीवित जहर है। मास्टर को जैसा कि अक्षत से उम्मीद थी, वो देखते ही पहचान गया। वो कहती है, हाँ ये जीवित जहर ही है, मैंने इसी के इलाज के लिए आपको अपने पास बुलाया है। ये सुनकर अक्षत को थोड़ा निराशा होती है। वो मन ही मन सोचता है, अरे अक्षत तू ये क्या सोचे जा रहा था, तुम्हें मास्टर ने सिर्फ अपना इलाज करने के लिए बुलाया था, और तू तो किसी और ही ख्याल में डूब गया था, ठरकी कहीं का, शर्म कर कुछ अपने आप पर। मास्टर कहती है, क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? जीवित जहर एक प्रकार का ऐसा जहर होता है, जिसमें अपनी एक समझ होती है। यह जिसके भी शरीर में होता है, उसकी एनर्जी और कल्टीवेशन को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। अगर सही समय पर इसका इलाज न हुआ तो वो व्यक्ति मर भी जाता है। हालांकि ये धीरे धीरे करके अपना असर दिखाती है, जिसकी वजह से और भी खतरनाक होती है। और यह शरीर में इधर उधर अपनी इच्छा के अनुसार घूमता रहता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके कारण इसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ब्रोथल हाल की मास्टर ने इसे कई डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े और मशहूर से मशहूर डॉक्टर को, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं जानता था, कुछ तो इसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। ये जहर जब उसके शरीर में गया था, तब से उसकी कल्टीवेशन घटने लगी थी। उसने कई लोगों को दिखाया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर वो इस ब्रोथल हॉल में आ गई। ब्रोथल हॉल के कनेक्शन और यहाँ आने वाले दूर दूर के लोगों से शायद उसे कुछ इस बारे में पता चल जाए, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन यहाँ पर भी 2 साल से काम करने के बावजूद उसे कुछ भी इलाज नहीं मिला। लेकिन जब पिछली बार यहाँ अक्षत एक लड़की का इलाज कर रहा था, और उस लड़की की रिकवरी कुछ ही घंटे में हो गई, ये देख तो उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी, कि शायद उसका भी इलाज हो सकता है। लेकिन उसने इस पर कोई जल्दीबाजी नहीं की, बल्कि काफी सोच विचार किया। यह उसका एक बड़ा सीक्रेट था जिसे उसके अलावा कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि जिन डॉक्टर से वो मिली थी, वो भी नहीं उसे पहचानते थे। वो उन सब से अपना चेहरा छुपाकर या भेष बदलकर मिलती थी। कुछ दिनों से ये जहर उसे और दर्द देने लगा था, जब से यह उसके हाथों से अपनी जगह बदलकर उसके पीठ की ओर चली गई थी। अक्षत अब कुछ सोचते जा रहा था। फिर वो कहता है, हाँ इलाज तो है मेरे पास, लेकिन वो बहुत कठिन है और दर्दनाक भी। ये सुनकर तो मास्टर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो इसके लिए कितने दिनों से परेशान थी। उसने तो कई रात दर्द में बिना सोए बिताई थी। उसने इसके लिए कितने पैसे और टाइम खर्च किए, और आज देखो उसे इसका इलाज मिल गया। लेकिन वो अपने आप को ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाती, बल्कि अपने आप को शांत रखती है। वो कहती है, वह इलाज कैसा भी हो, आप प्लीज कर दीजिए। अक्षत कहता है, ठीक है फिर इलाज मैं आज से ही शुरू करता हूँ। आप बस जैसे बैठी है वैसे ही बैठी रहिए। वो हाँ में सिर हिला देती है। अक्षत अब अपने थैले से कुछ निकालने लगता है। उसमें से उसने कुछ मेडिसिन और कुछ काली कांच की छोटी बोतल निकाली थी। उसने कुछ मेडिसिन अपने हाथ में लेकर वो मास्टर के पीठ पर लगाने जा रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार वो किसी लड़की की बॉडी को ऐसी जगह पर छूने जा रहा था। वो जैसे ही उस बैंगनी पड़े जगह को छूता है, वैसे ही मास्टर को एक झटका लगता है। वो जीवित जहर तो तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर देता है। वो मास्टर तुरंत ही पीछे मुड़कर अक्षत को देखने लगती है। उनकी आंखें और अक्षत की आंखें दोनों ही एक दूसरे को देख रही थी। उन दोनों के बीच ये अजीब सा माहौल बन गया था। वो अब अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जीवित जहर अक्षत के छूने से ही बहुत डर गया हो, और वह छिपने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अक्षत सर कोई कल्टीवेटर नहीं है जिनकी एनर्जी से ऐसा हो सके। वो अब आगे चेहरा किए रहती है, और अक्षत अपनी ठरकी भावनाओं को दबाए हुए उसके पीठ पर कुछ मेडिसिन लगा रहा था। सामने मास्टर का पूरा चेहरा ही लाल पड़ गया था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अक्षत अब कुछ सुइयां निकाल लेता है, और फिर उसे उन काले कांच के बोतल के द्रव में डुबोकर उसके पीठ में कई जगह लगा देता है। CH14 ये मास्टर का पहली बार था। अक्षत ब्रोथल हॉल मास्टर के पीठ में सुइयां चुभो रहा था, तो मास्टर को बहुत दर्द होता है। वो दर्द से अपनी मुट्ठी कस लेती है। अक्षत ने जो मेडिसिन पहले लगाई थी, वो अब काम करना शुरू कर रही थी। वो इन सुइयों की मदद से इस पर लगी द्रव के साथ अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से मास्टर को असहनीय दर्द हो रहा था। उसका चेहरा पूरा दर्द से लाल हो गया था। अक्षत कहता है,
मैंने आपके शरीर में एक दूसरा जहर डाल दिया है, ये जहर उस जहर को खत्म करती रहेगी, और उन दोनों को लड़ाई से जो भी नुकसान होगा वो ये मेडिसिन ठीक करती रहेगी। ऐसा 2 बार और करना होगा, पर वो कुछ दिनों बाद करना होगा। ये दूसरा जहर अक्षत ने खुद तैयार किया था। ये जहर वैसे था तो बहुत घातक, इसकी थोड़ी सी भी मात्रा किसी भी बड़े से बड़े बीस्ट की जान लेने के लिए काफी थी। लेकिन अक्षत ने इसको कुछ हर्ब्स के साथ मिला कर रखा था, ताकि इसकी क्षमता कुछ घट जाए। यह जहर जहर के लिए भी घातक थी, खास करके ऐसे जहर के लिए जिनमें समझ होती है, मतलब जीवित जहर जैसे जहर के लिए। अक्षत का जहर उनकी समझ को ही खत्म कर देता है। मास्टर को अक्षत का दिया गया जहर अंदर जाकर उन्हें ऐसा दर्द दे रहा था मानो कि उनकी नसें और नाड़ियां को वो फाड़ना चाहता हो। लेकिन मास्टर ने एक बार फिर कोई आवाज नहीं की, भले ही उन्हें कितना भी दर्द हो रहा था। ये दर्द इस जीवित जहर के दर्द से तो कम ही था, जो उसे कभी कभी धीरे धीरे करके दर्द दे रही थी, और वो धीरे धीरे अपने मौत के करीब जा रही थी। अक्षत को लगा कि कहीं वो दर्द से बेहोश तो नहीं हो गई है। ऐसा तो हो सकता था, वो कहता है, हॉल मास्टर। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो धीरे से उनकी पीठ को उंगली से टच करता है, तो हॉल मास्टर उसे पीछे मुड़कर देखने लगती है। अक्षत ये करके दूर हो गया था, मानो वो डर रहा हो। हॉल मास्टर कहती है, क्या हुआ, आप ये क्या कर रहे हैं? अक्षत अब क्या जवाब देता कि वो तो बस चेक कर रहा था कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई है। वो कहता है, वो बस मैं आपके बॉडी का टेम्परेचर चेक कर रहा था, कहीं वो कम तो नहीं हो गया है, लेकिन वो सही है। वो देख पा रहा है कि मास्टर का पूरा चेहरा दर्द की वजह से अजीब सा और लाल पड़ा हुआ था, वो पूरा पसीने से भीग गई थी। हॉल मास्टर का अब धीरे धीरे दर्द कम हो रहा था, हालांकि उनके पीठ में अभी भी सुइयां लगी हुई थी, जिसके जरिए वो मेडिसिन उनके शरीर में जा रही थी। अक्षत कहता है, आप इतनी देर तक बिना आवाज किए इसे सह पाई, इसका मतलब आपके बारे में कल्टीवेटर होने वाली बात सही है। मास्टर कहती है, हाँ, मैं मार्शल लेवल 9 की एक कल्टीवेटर थी, लेकिन इस जीवित जहर की वजह से मेरा कल्टीवेशन 2 सालों में घटकर मार्शल लेवल 4 पर आकर रह गई है। अक्षत कहता है, वैसे आप फिर यहाँ आकर ब्रोथल हॉल में क्यों काम करने लगी? आप तो कल्टीवेटर थी और ऊपर से खूबसूरत भी, आप किसी से भी शादी कर लेती, यहाँ काम करने की क्या जरूरत थी? मास्टर कहती है, मैं जीवित जहर के इलाज के लिए यहाँ काम करती रही थी, यहाँ के कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, और देखिए मैं यही हूँ तो आज मुझे इसका इलाज मिल भी गया। अक्षत कहता है, ओह अच्छा, लेकिन फिर भी रोज किसी आदमी के साथ। देखिए मैं आपका इंसल्ट नहीं करना चाहता था, सॉरी, आप मेरी बातों को अनदेखा कर दीजिए। मास्टर मुस्कुराते हुए अक्षत को देखती हैं, और फिर कहती है, तो आप मेरे बारे में ये सोचते हैं? मुझे जानकर अच्छा लगा कि किसी को मेरी यहाँ काम करने से अच्छा नहीं लगा, उसे मेरी चिंता हुई। मास्टर को लग रहा था कि अक्षत उसकी चिंता कर रहा है, और वो सही भी थी। अक्षत वाकई उसकी चिंता कर रहा था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि वो कितने परेशानी में थी। अक्षत दोनों हाथ हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। मास्टर कहती है, मैं वो काम नहीं करती हूँ, आप तो जानते ही होंगे कि ब्रोथल हॉल में उन कामों के अलावा भी डांस, खेल और संगीत ये सब भी सुनने देखने के लिए लोग आते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ सुंदर लड़कियों और उनसे कुछ बात करके अपना दिल बहलाने आते हैं। यही नहीं, कई लड़कियां भी यही करने यहाँ आती है। अब अक्षत भी क्या करता, उसके दुनिया में ब्रोथल का मतलब ही सिर्फ वही चीज से था। उसे यहाँ के बारे में थोड़ी पता था कि यहाँ पर ब्रोथल हॉल में उन सब चीजों तो बहुत कम, बल्कि यहाँ तो लोग डांस, संगीत और अपना मन बहलाने आते हैं। तभी मास्टर थोड़ा शर्म के साथ कहती है, और मेरी बॉडी इस तरह से देखने वाले इस दुनिया में आप दूसरे हैं, पहली मेरी माँ है। मास्टर का बस चलता तो वो ऐसे नहीं दिखाती, लेकिन ये जहर ही पीठ की तरफ चला गया था, तो उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हें शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, मजबूरी थी ये उनकी। ये सुनकर तो अक्षत का चेहरा लाल हो जाता है। उसके मन में चल रहा था, क्या मैं दूसरा हूँ? हॉल मास्टर ने सही ही कहा था, जो लोग उनकी ब्यूटी देखने आते थे, वो उनसे एक निश्चित दूरी पर ही मिलते थे। वो उसे छू नहीं सकते थे, बस देख सकते थे, और उसके साथ कुछ बातें वगैरह ही कर सकते थे, वो भी अश्लील बातें नहीं। जिन लोगों ने मास्टर को पैसे देकर देखा भी था, तो वो बस चेहरा और हाथ पैर के अलावा कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी, वो उसी से संतुष्ट थे। कुछ लोग तो रोज ही उनसे बात करने के लिए पहुंचे रहते थे, ऐसा उनकी खूबसूरती में जादू था कि लोग उनका दीवाना ही हो जाते हैं। अक्षत अब उनसे उनके बारे में गलत सोचने के लिए माफी मांगता है। मास्टर कहती है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं?
आपको तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरा इलाज किया, जिसके लिए मैंने दर दर की ठोकरें खाई है। आप न होते तो शायद मैं अगले 1 साल में मर जाती। अक्षत अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, ओ अच्छा। उसे नहीं लगा था कि वो कोल्ड बिहेवियर वाली मास्टर उसके लिए तारीफ के शब्द बोलेगी। पिछली बार तो बस एक बार देखकर ही चली गई थी। मास्टर कहती है, वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम वाणी रावत है। आप मुझे वाणी कहकर बुला सकते हैं, हाँ, सिर्फ अकेले में, बाहर नहीं। अक्षत ये तो नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों, लेकिन वो हाँ में सिर हिला देता है। वाणी का नाम यहाँ के उससे पहले की ब्रोथल हॉल मास्टर जानती थी, और कोई नहीं। वाणी को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो अक्षत से अपने मन की बात कह सकती है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अक्षत दिल का बहुत साफ था। अरे तभी तो ब्रोथल हॉल की नंबर 1 ब्यूटी का अपने सामने पीठ खुला देखकर भी कुछ गलत नहीं किया, और कोई होता तो शायद वो इस इलाज के बदले उसका फायदा उठा सकता था। लेकिन अक्षत ने ऐसा नहीं किया, उसके बिना किसी शर्त के उसका इलाज करना शुरू कर दिया। वो अपनी तिरछी आंखों से अक्षत को देखने लगती है, जिसकी वो बस एक साइड को ही देख पा रही थी। अक्षत वहां बैठ कुछ सोच रहा था। वाणी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, जैसा कि मैंने इनके बारे में सुना था, ये सच में बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते रहते हैं। करीब आधा घंटा और बीत जाने के बाद अक्षत धीरे धीरे उन सुइयों को निकालने लगता है। तभी वाणी को थोड़ा दर्द होता है, जिससे वो थोड़ा सा हिल जाती है, और अक्षत तो उसे बचाने के चक्कर में अपना एक हाथ पीछे करता है। इतने में उसने दूसरे हाथ में जो सुई ले रखी थी वो उसके पहले हाथ में चुभ जाती है, और उसका खून वाणी के पीठ पर बूंद बूंद करके 2-3 बूंद गिरता है। अक्षत तो उसे तुरंत ही दबा देता है, जिससे उसका ब्लड बहना रुक जाता है। अक्षत का खून जो वाणी के पीठ पर गिरा था, वो उन सुइयों के द्वारा किए गए छिद्र से वाणी के बॉडी में जाने लगता है। अक्षत धीरे धीरे करके सारी सुइयां बाहर निकाल लेता है। वो अब अपना सारा सामान समेट लेता है, और वाणी भी अपने कपड़े पहन लेती है। इस काम को करने में अक्षत को काफी पसीने आ गए थे, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं था जितना कि दिखता है। अक्षत को बड़े ही सावधानी से वो निकालना था, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा हो जाता तो इसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता था। अक्षत अब बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है। वाणी भी उसके पीछे ही थी। दरवाजे के बाहर कुछ लड़कियां उन दोनों का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि हॉल मास्टर ने किसी आदमी को अकेले कमरे में बुलाकर एनर्जी और साउंड सीलिंग फॉर्मेशन तक लगा दिया था। तभी सभी लोग अक्षत को पसीने से भीगा देखते हैं, और अपने हॉल मास्टर को भी। इसी के साथ सबके दिमाग में जो अब तक शक था वह यकीन में बदल गया। सभी लड़कियां तो अब अक्षत को घूर रही थी। आखिर वो उनकी हॉल मास्टर के साथ वो सब करने वाला पहला पसंद जो था। अक्षत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसे ऐसे क्यों देख रही है। वो अपने कपड़े देखता है तो सब कुछ सही था। फिर वो एक झूठी हंसी हंसते हुए वहां से जाने लगता है। इस बार कोई लड़की उसे परेशान नहीं करती, बल्कि सभी उसे घूर घूर कर देख ही रही थी। अक्षत सोचता है, क्या ये सब मुझे मास्टर वाणी के साथ एक कमरे में होने के कारण हो रहा है? क्या हो दुनिया है। वो अब वहां से निकल जाता है। हाल मास्टर ने फिर से अपना नकाब लगा लिया था। वो कमरे के बाहर ही थी कि उन्हें अपने शरीर में अचानक से दर्द होने लगता है। वो तुरंत ही नीचे बैठ जाती है, तो सभी लड़कियों के पास आकर उन्हें संभालते हुए कहती है, क्या हुआ हॉल मास्टर? आपको क्या हुआ? मास्टर के मुंह से निकलता है, दर्द हो रहा है। ये सुनकर तो सभी शर्माने लगती है। एक धीरे से कहती है, लगता है अक्षत सर ने काफी जोर से किया था। तभी दूसरी कहती है, नहीं, शायद ये हॉल मास्टर का पहली बार था। CH15 वानीज कल्टिवेशन रिस्टोर्ड। एक लड़की ने कहा, शायद मास्टर का ये पहली बार था। उसकी बातों में सभी को सच्चाई नजर आ रही थी। अब सबको तो यही लग रहा था कि मास्टर और अक्षत दोनों अंदर कमरे में लगे हुए थे। तभी हाल मास्टर उसे गुस्से से घूरने लगती है। उनके घूरने से ऐसा लग रहा था कि वो अभी उसे खत्म कर देंगी। वो लड़की बेचारी उनकी प्यारी आंखों का डरावना रूप देखकर डर जाती है। वाणी तो सोच रही थी कि यह सभी उसके बारे में क्या क्या ऊंट पटांग सोच रही है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन अब वो ये बात भी नहीं कह सकती थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी सभी मदद करके उसके कमरे में उसे छोड़ देती है। एक कहती है, मास्टर क्या मैं कोई मेडिसिन लेकर आऊं जिससे कि यह दर्द बंद हो सके? वाणी कहती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम बाहर जाओ और ध्यान रहे कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। वो लड़की जी मास्टर बोलकर बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही वाणी फिर से एनर्जी और साउंड सीलिंग फॉर्मेशन एक्टिव कर देती है, और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर की सारी नाड़ियां और अंगों को फाड़ा जा रहा हो। उसे बहुत दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी आ गया था। उसके शरीर के भीतर 3 शक्तियां लड़ रही थी। एक तो जीवित जहर था और एक अक्षत का डाला गया जहर था, और तीसरा था अक्षत का खून जो कि उन सुइयों के बने छेद से उसके बॉडी में प्रवेश कर चुका था। अक्षत के खून ने अक्षत के द्वारा डाले गए जहर को जल्द ही खत्म करके अपने अंदर मिला लिया, क्योंकि वो बनाया तो अक्षत ने ही था, तो भला उसके खून के सामने वो क्या ही कर सकता था। वह जीवित जहर इससे डर गया था। वो अब इधर उधर भागकर छिपने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वानी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जल्द ही यह बैटल खत्म हो गया। अक्षत के खून ने उस जीवित जहर को एक ही पल में अपने में मिलाकर खत्म कर दिया, और उसे खत्म करने के बाद वह एक शुद्ध एनर्जी में बदल गई, जो अब वानी के शरीर में कोने कोने तक जा रही थी, और अब तक उसे जितना भी आंतरिक चोटें लगी थी, वो अब ठीक करते जा रही थी। वानी को तो अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अब तक जो वो इतना दर्द से तड़प रही थी, अचानक से अब उसे सब अच्छा लगने लगा। वो जीवित जहर वानी के कल्टीवेशन और एनर्जी को लेकर काफी ताकतवर बन गया था, लेकिन उसके मरने के बाद वो अब एक अथाह एनर्जी में बदल गया। ये सब वही एनर्जी थी जो उसने वानी से ली थी। वह एनर्जी वानी के शरीर में उथल पुथल मचाने ही लगी थी कि वो अक्षत के खून से बनी शुद्ध एनर्जी उसे शांत करके उसका लेवल बढ़ाने लगती है। वानी का लेवल बढ़ने लगता है। मार्शल लेवल 5 शुरुआती स्टेज अंतिम स्टेज, मार्शल लेवल 6 शुरुआती स्टेज अंतिम स्टेज, मार्शल लेवल 7, मार्शल लेवल 8, लेकिन अब भी उसका लेवल बढ़ना रुक नहीं था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो बहुत खुश थी। इसी के साथ मार्शल लेवल 9 की शुरुआती स्टेज में जाकर उसका लेवल बढ़ना रुकता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अब अपने पहले के ही लेवल पर आ गई थी। वो शुद्ध एनर्जी अभी भी अपने काम पर लगी हुई थी। वो अब वानी के शरीर में जमी गंदगी और ब्लॉकेज को बाहर करने लगती है। ये गंदगी और ब्लॉकेज वानी के द्वारा बचपन से लिए गए मेडिसिन खाने और भी कई तरह से शरीर में आ जाती है, जो समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती ही जाती है, और फिर एक समय आने पर ये पूरी नाड़ियों को ही ब्लॉक कर देती है, जिससे कि तब कल्टीवेटर अपना कल्टीवेशन पावर को बढ़ा ही नहीं पाता है। ये ठीक नदी में जमी रेत की तरह ही होती है। जिस प्रकार रेत जमने से नदी का बहाव कम हो जाता है और वो तितर बितर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये ब्लॉकेज शरीर की नाड़ियों में जमा होकर एनर्जी को पूरे शरीर में सही ढंग से बहने से रोकने लगती है। और जब शरीर में एनर्जी सही ढंग से फ्लो नहीं होती है, तब उस कल्टीवेटर का लेवल बढ़ने रुक जाता है। वो बस उसी लेवल पर अटका रह जाता है, और उसे अपने शरीर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इसी वजह से कई कल्टीवेटर के पैर या हाथ या कोई अंग ही काम करना बंद कर देता है। वो शुद्ध एनर्जी इन्हीं सब को बाहर कर रही थी। वानी के शरीर पर एक हल्की सी काली परत जम गई थी, जिससे कि दुर्गंध भी आ रही थी। ये सब वही गंदगी और ब्लॉकेज थी। अपने पावर को वापस पाकर वानी तो खुशी से नाचने लगती है। उसे अब अपना शरीर काफी हल्का लग रहा था, क्योंकि अब उसके शरीर में से सारी ब्लॉकेज हट गई थी। उसकी एनर्जी उसके शरीर में अच्छे से बह रही थी। वानी अब अक्षत को धन्यवाद देने लगती है। उसने न केवल उसका इलाज किया, बल्कि उसने तो उसकी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने में भी मदद की। उसके लिए अब अक्षत किसी फरिश्ते से कम नहीं था। जब वो सब जगह से हार मान चुकी थी, तब वो आ गया और न केवल उसका इलाज किया, बल्कि उसकी पावर भी पाने में मदद की, वो भी बिना किसी शर्त के, बिना कुछ मांगे। वो कहती है, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे नहीं पता कि यह मैं कभी आपका एहसान उतार भी पाऊंगी कि नहीं। इतना कहने के बाद वो बाहर खड़ी लड़की से अपने नहाने के लिए हर्बल बाथ तैयार करने को कहती है। वो लड़की ऐसा ही करती है। वानी अब उन हर्बल बाथ टब में लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। वो अब अक्षत के बारे में सोचने लगती है। उसे न जाने क्यों अक्षत के छूने से एक अलग ही फीलिंग आई थी। तभी वो बड़बड़ाती है, काश मैं अक्षत सर के साथ ये हर्बल बाथ ले पाती। ये सोचते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो अब अपना सिर में हिलाते हुए चेहरे पर हाथ रख लेती है। वो कहती है, यह मैं क्या अनाप शनाप सोच रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। नहाने के बाद जब वो जाकर अपना चेहरा सामने दर्पण में देखती है, तो उसकी बॉडी तो अब ग्लो कर रही थी। वो अब किसी नवजात शिशु की तरह बेदाग कोमल हो गई थी। वो ये देखकर हैरान होने के साथ साथ और भी खुश हो जाती है। आज तो न जाने उसे कितनी खुशियां मिलती जा रही थी। वो अब फिर से अक्षत को धन्यवाद करती है। आज हूँ, अरे यार मुझे कौन याद कर रहा है। अक्षत रास्ते में चलते हुए बड़बड़ाता है। वो आज बहुत खुश था। आज उसे बस कुछ मेडिसिन और सुइयों से इलाज करने पर 1 लाख सोने के सिक्के मिले थे।
वानी तो उसे और भी दे रही थी, लेकिन अक्षत ने ही लेने से मना कर दिया। उसे वानी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक नहीं लगा। बस कुछ मेडिसिन और सुइयों के तो 2000 सिक्के भी नहीं होते, तो 1 लाख तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा थे। और वानी के हिसाब से तो ये बहुत ही कम था। ये तो वो बस एक ग्राहक की सी कमा लेती थी, उसने तो इसके लिए न जाने कितने करोड़ सिक्के और खजाने दिए थे। इसमें तो अक्षत के कई साल का खर्चा निकल जाएगा। हालांकि 1 लाख सोने के सिक्के को तो वो लेकर चल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कोई स्टोरेज रिंग तो थी नहीं, और वो इतना भारी अपने बैग में लेकर थोड़ी घूमेगा। तो वानी ने उसे उसके बदले 10 स्पिरिट स्टोन दिए। एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का स्पिरिट स्टोन 10,000 सोने के सिक्के के बराबर था। ये स्पिरिट स्टोन काफी कीमती होता है। ये भी जमीन से ही निकल जाता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इनमें काफी एनर्जी स्टोर रहती है, जिससे कि कल्टीवेटर सोखकर अपने कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में मदद ले सकता है। इसमें हवा से ज्यादा एनर्जी होती है, तभी यह एक लो ग्रेड की स्पिरिट स्टोन की कीमत 10,000 सिक्कों के बराबर थी। अक्षत अब सोचने लगता है, जब वो उस कमरे से बाहर आ रहा था, तब वानी ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो इस जीवित जहर वाली बात को किसी को भी ना बताएं, इसे सीक्रेट ही रखे। वो अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी कोई एक मोटा धनी व्यक्ति अक्षत को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अरे श्रीमान अक्षत, आज आप मार्केट आए हैं, चलिए आप मेरे होटल पर खाना खा लीजिए, वैसे भी आपको भूख लग गई होगी। अक्षत अपने आप को उस मोटे व्यक्ति से छुड़ाते हुए कहता है, अरे खीर चंद्र जी आप। वो खीर चंद्र कहते हैं, अरे श्रीमान अब चलिए, भी बात तो हम रास्ते में कर लेंगे। अक्षत अब उनके साथ चलते हुए कहता है, मैं बस आपके पास ही आ रहा था, कुछ मसाले को लेकर। खीर चंद खुशी से हाथ मलते हुए कहते हैं, क्या सच में? श्रीमान आप बहुत अच्छे हैं, आप समय रहते ही सब मसाले वगैरह हमारे पास लेकर चले आते हैं। आपके खाना बनाने की पाक कला और इन मसालों से मेरा होटल बहुत चलता है। लेकिन यह सब बातें बाद में होती रहेगी, लेकिन आप पहले चलकर कुछ भोजन कर लीजिए। अक्षत हाँ में सिर हिलाता है। खीर चंद्र हमेशा ही उसके साथ ऐसा ही करते हैं। वो बहुत ही मिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। वो पहले अक्षत को खाना खिलाते हैं, तब जाकर कोई व्यापार की बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो अक्षत के वजह से उनका ये होटल बहुत चलता है। अक्षत ने ही उनके यहाँ के शेफ को खाना बनाना सिखाया था, और कुछ नई किस्म की डिश भी। आखिर वो कुकिंग में ऐसे ही मास्टरी थोड़ी करके बैठा है। वो अब अक्षत को एक टेबल के पास लेकर जा ही रहे थे कि एक गिलास उड़ते हुए उनके सामने से जाती है। अक्षत तो इससे बाल बाल बचा था। वो चौंक जाता है। वो उस तरफ देखता है जिस तरफ से यह आई थी। उस तरफ एक 15 से 16 साल का लड़का बड़ी शान से कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो अपने सामने के वेटर के ऊपर हंस रहा था। दरअसल इसने उस वेटर के द्वारा लाया गया सारा भोजन पैरों से मारकर नीचे गिरा दिया था, और वो वेटर उस गिरे हुए खाने को साफ कर रहा था। ये वेटर भी कोई 15 से 16 साल का ही था। Like, subscribe and turn on notifications for RK Novels podcast.